हाँ, तो हम पढ़ते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट का यूनिट 4। भारत का आपदा रेखा चित्र मतलब किस किस जगह पर कैसी कैसी आपदाएं आती हैं, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। उद्देश्य: भारत में होने वाली आपदाओं का स्वरूप, भारत में प्राकृतिक आपदाओं के आंकड़ों का वर्णन करना और भारत का आपदा रेखा चित्र करना। तो प्रस्तावना: भारतीय उपमहाद्वीप संसार का सर्वाधिक आपदोन्मुख क्षेत्र है। भारत का लगभग 85% क्षेत्र या एक या अधिक बाधाओं की चपेट में संवेदनशील है। भारत के 29 राज्यों में एवं 7 संघ शासित क्षेत्रों में से 22 अनेक तरह से आपदा अभिमुखी है। यह बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से उत्पन्न हवाई तूफानों, हिमालयी पहाड़ों और सक्रिय क्रिस्टल उथल पुथल के कारण उत्पन्न भूकंपों, मानसूनों से आई बाढ़ तथा देश के शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में सूखा द्वारा प्रभावित होता है। भारत भिन्न अंशों से बड़ी संख्या में आपदाओं की चपेट में संवेदनशील है। संपूर्ण भूमि का 58.6% क्षेत्र से अधिक मध्यम से अति उच्च गहनता वाले भूकंप के अभिमुखी है। इसको आप एक संदर्भ या फिर फैक्ट के रूप में लिख सकते हो। अधिक गहन भूकंप संभावित क्षेत्र 3-5, इसकी 4 करोड़ हेक्टेयर से अधिक 12% भूमि बाढ़ अभिमुखी है या बाढ़ग्रस्त है तथा नदी क्षरण अभिमुखी है। तटीय रेखा के साथ 27,516 किलोमीटर में लगभग 5700 किलोमीटर चक्रवात तथा अभिमुखीय ग्रसित प्रोन है। इसके जोत योग्य कृषि योग्य क्षेत्र का 68% सूखाग्रसित अभिमुखी है तथा इसके पहाड़ी क्षेत्र को भूस्खलन तथा हिमस्खलन से खतरा है। इसके अतिरिक्त भारत रासायनिक, जैविक, विकिरणी तथा आणविक केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर (CBRN) आपदाओं तथा अन्य मानव निर्मित आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। तो आप समझ सकते हो, मतलब एक तरह से भारत जो है और एक अलग-अलग एक जगह में या फिर एक जगह में 2 तरह के या फिर 2 से अधिक आपदाओं से एक पीड़ित है। और यहाँ पे जो भी आपदा खतरे हैं CBRN मतलब केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर। तो इससे आप समझ सकते हो मानव निर्मित आपदाओं के प्रति भी संवेदनशील है। तो इसकी अब रेखा चित्र जरा देखते हैं कि कहाँ क्या-क्या चीज़ें हैं। तो भारत अपनी प्राकृतिक भौगोलिक स्थिति तथा जलवायु संबंधी स्थितियों के कारण विश्व के सर्वाधिक आपदा अभिमुख क्षेत्रों में से एक है। यह बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर दोनों से उठने वाले हवाई तूफानों की चपेट में, भारी वर्षा से आई बाढ़ें तथा शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में सूखा भी इस उपमहाद्वीप के प्रतिकूल वातावरण के निर्माण में सहायक है। देश का पश्चिम क्षेत्र, जिसका प्रतिनिधित्व थार रेगिस्तान करता है, तथा मध्य क्षेत्र, जिसका प्रतिनिधित्व दक्कन पठार करता है, वर्षा की अधिकतम कमी के कारण निरंतर सूखे का सामना करते हैं। भारत सन 2008 के भारतीय महासागर की सुनामी के बाद से उत्तरोत्तर सुनामी के लिए संवेदनशील रहा। भारत की 7,600 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा है, जिसके कारण चक्रवातों से बारंबार खतरा होता है। भारत को 3 मुख्य भूगर्भीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। हिमालय, जिन्हें अतिरिक्त प्रायद्वीपीय सिंधु गंगा मैदानी क्षेत्र, इंडो गंगेटिक प्लेन्स तथा प्रायद्वीप पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है। हिमालयी क्षेत्रों में 2 तरीके से उपविभाजित किया जाता है। पद्धति 1 में हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक के 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। वे है पंजाब, हिमालय सतलुज, सिंधु नदियों के बीच का क्षेत्र, कुमाऊं हिमालय सतलुज तथा काली नदियों के बीच का क्षेत्र, हिमालय नेपाल काली तथा तीस्ता नदियों के बीच का क्षेत्र है तथा असम हिमालय तीस्ता तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच का क्षेत्र है। पद्धति 2 के अनुसार हिमालय को केवल 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। ये है नेपाल हिमालय, जो मध्य हिमालय का भाग है, उसके पश्चिम तथा पूर्वी में पहाड़ी क्षेत्र वाला पश्चिमी तथा पूर्वी हिमालय। प्रत्येक क्षेत्र के अपने आपदीय जोखिम है। क्षेत्र तथा जोखिम के अनुसार पठार वर्गीकरण की व्याख्या आने वाले अनुच्छेदों में की जाती है। अब हिमालयी क्षेत्र, हिंदू पौराणिक कथाओं माइथोलॉजी के अनुसार हिमालय भगवान का घर है तथा इस प्रकार प्रतिवर्ष हजारों तीर्थयात्री इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण पर्वत स्थलों का भ्रमण करते हैं। लेकिन उत्तर की युवा हिमालय पहाड़ी परिध, यंग हिमालयन माउंटेन रेंज, अब भी नव विवर्तनिकी नियो टेक्टोनिक के केंद्रीय फोकल चिन्ह दर्शाता है। मानसून ऋतु के में केंद्रित उच्च वायुमंडलीय शीघ्रगत हाई एटमॉस्फेरिक प्री
पिटिशन, उच्च सापेक्ष राहत तथा बहुत अधिक विश्वसनीय, हाई रिलेटिव रिलीफ एंड हाईली ट्रस्टेड, मुड़ा हुआ दोषयुक्त परिवर्तित तथा बर्बाद चट्टानों सहित मेटामॉर्फोड एंड वेदर्ड रॉक इस क्षेत्र को बहुत अधिक भूस्खलन तथा आकस्मिक बाढ़ोन्मुखी बनाती है। भूस्खलन क्षेत्र में आम घटना है। मालपा फिसलन, मालपा स्लाइड 1998, ऊखी मठ 1998, उत्तरकाशी 2003 और 2012, उत्तराखंड की आकस्मिक बाढ़ 2013 चरम घटनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से काफी अधिक सक्रिय तथा भूकंपीय जोखिम के मानचित्र के 5वें और चौथे जोन में रखा गया। हिमालयी क्षेत्र में भूकंपीय जोखिम बहुत अधिक है। इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्य क्षेत्रों भूकंपों के खतरे से सुरक्षित है। देश का कोई भी भाग भूकंपीय विपदा मानचित्र में के सबसे कम प्रभावित जोन में नहीं पड़ता। उत्तरकाशी भूकंप 1991, किलारी भूकंप 1993, कोयना भूकंप 1997, चमोली भूकंप 1999, भुज का भूकंप 2001, जम्मू कश्मीर भूकंप 2005, सिक्किम भूकंप 2011 हाल के समय के हैं। पहाड़ी क्षेत्र में एक मतलब यूपीएससी का क्वेश्चन भी था कि पिछले 3 दशकों में आए मुख्य भूकंप के नाम लिखे। तो 1991 उत्तरकाशी और समझ सकते हो 2001 भुज का भूकंप और सिक्किम भूकंप 2011। तो पिछले 3 दशकों और एक चौथा वर्तमान में आपको अगर कोई उदाहरण आते हैं तो ये बता सकते हो। पहाड़ी क्षेत्र में 3500 मीटर से ऊपर स्थित क्षेत्र में वनस्पतियां नहीं है तथा वह क्षेत्र साधारणतः बर्फ से बाधित है। इन क्षेत्रों को अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र माना जाता है। मौसम बहुत अप्रत्याशित होगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी होगी। खड़ी पहाड़ियां, चोटियां, स्थायी हिमनदी, हिमोड़ तथा ठंडी जल झीलें सामान्य है। गर्मियों में बर्फ तथा हिमनदी के पिघलने के कारण झीलों तथा नदियों में पानी का बहाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बाढ़ आती है। 3500 फुट से नीचे के पहाड़ी क्षेत्र को भौगोलिक तथा जलवायु संबंधी दशाओं पर निर्भर होते हुए भारी वर्षा, बादल फटना, आकस्मिक बाढ़, भूस्खलन तथा मिट्टी के बहाव का खतरा होता है। इस क्षेत्र में प्रमुख प्राकृतिक जोखिम है भूस्खलन, भूकंप, दावानल, आग, मिट्टी क्षरण, हिमपात तथा आकस्मिक बाढ़। हाँ, आज समझ सकते हैं। अब गंगा का मैदानी क्षेत्र, हिंद गंगा का मैदानी क्षेत्र द गंगेटिक प्लेन जो घनी आबादी वाला क्षेत्र है तथा हिमालयी नदियों द्वारा सुखाया गया क्षेत्र है, उसे बाढ़ तथा सूखा दोनों से खतरा रहता है। हिंद गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में बाढ़ प्रतिवर्ष की विशेषता है। प्रतिवर्ष औसतन सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो जाती है, लाखों बेघर हो जाते हैं तथा अनेक हेक्टेयर जमीन पर फसलें बर्बाद हो जाती है। पूर्ण वर्षा का लगभग 75% लघु मानसून ऋतु में होता है। जून सितंबर 4 करोड़ हेक्टेयर या भारत भूमि का 12% टुकड़ा बाढ़ अभिमुख है। बाढ़ कम से कम 5 राज्यों में निरंतर घटने वाली घटना है। असम, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। दूसरे चरण पर लगभग 5 करोड़ लोग प्रतिवर्ष सूखे से प्रभावित है। मतलब बाढ़ से तो प्रभावित है ही, साथ साथ सूखे से भी प्रभावित है। वर्षा आधारित क्षेत्रों में लगभग 9 करोड़ हेक्टेयर के लगभग 4 करोड़ हेक्टेयर सूखाग्रस्त या सूखे के खतरे में रहते हैं। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र, शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन की जलवायु विशेषता कृषि उत्पादन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त वर्षा के अभाव के कारण होता है। भारत के अंदर जमीन का लगभग 53.4 क्षेत्र शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्र है। यहाँ वर्षा नियमित रूप से नहीं होती। प्रायः लघु अवधि के भारी चक्रवात में कमी आती है, जिसके परिणाम स्वरूप भूजल की पुनर्पूर्ति करने की अपेक्षा तेज या अधिक बहाव होता है। सुरक्षात्मक वनस्पति क्षेत्र अपर्याप्त या बहुत कम है तथा वर्षा के अधिकतर भाग के लिए बहुत कम नहीं होती है। इस क्षेत्र में खेती अधिक उपजाऊ परंतु सीमित भूमि तक सीमित है, जबकि पशुओं की बड़ी संख्या देसी वनस्पति पर निर्भर करती है। शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में फसल उगाने के लिए सतही या भूजल से सिंचाई अपरिहार्य है। वर्षा का स्वरूप लगभग देश के अलग अलग जलवायु वातावरण का परिलक्षित करता है, जो कि उत्तर पूर्व में उमस से लेकर वर्ष में लगभग 180 दिन वर्षा, राजस्थान के थार रेगिस्तान में शुष्क क्षेत्र तक अलग है। वर्ष में लगभग 20 दिन वर्षा, पेच लीवानिदिस तथा अरहम अरहेमर आदि। दक्कन के पठार, मध्य भारत में स्थित प्रायद्वीपीय पठार है जिसमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यों में कुछ भाग सम्मिलित है। दक्कन के पठार का चित्रण या सीमांकन पश्चिम से पश्चिमी घाट, दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियाँ, पूर्व में पूर्वी घाट, उत्तर में अरावली तथा छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ द्वारा किया जाता है। दक्कन के पठार पानी की भारी कमी से जूझ रहे हैं। यद्यपि इस क्षेत्र में नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां बहती हैं। इन नदियों का अधिकतर रास्ता काफी निश्चित है।
परिभाषित स्थिर है। इनके पास डेल्टा क्षेत्र को बढ़ा छोड़कर बाढ़ के अवशेषों को लेकर जाने के लिए अपने प्राकृतिक किनारों के अंतर्गत पर्याप्त क्षमता है। पूर्वी तट पर महत्वपूर्ण नदियों के निचले भागों पर पहाड़ बना दिए गए हैं। इस प्रकार बहुत हद तक बाढ़ की समस्या दूर हुई है। पश्चिम एवं पूर्वी घाट तटीय रेखा के समानांतर चलने वाले पश्चिमी एवं पूर्वी घाट वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट बर्फ छाया क्षेत्रों में भूस्खलन तथा सूखे की समस्या का सामना करते हैं। पश्चिमी घाट उत्तर में सतपुड़ा पर्वतमाला क्षेत्र से लेकर महाराष्ट्र गोवा चिन्हित पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र में से एक है। पश्चिमी घाट विश्व में 33% चिन्हित क्षेत्र है। पश्चिमी घाट तथा नीलगिरी भूगर्भीय रूप से स्थिर है, परंतु अभी भी वर्षा ऋतु में भूस्खलन अभिमुख है। जनसंख्या दबाव, गैर कानूनी खनन, वन कटाव से उत्पन्न वातावरणीय और औद्योगिक अपकर्ष ने दोनों घाटों को प्राकृतिक आपदाओं से बहुत अधिक संवेदनशील बना दिया है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तरह एक अविरल माला श्रृंखला का नहीं है तथा यह खंड भूमि लगभग दिया गया है। केवल एकमात्र सघन पहाड़ी क्षेत्र उड़ीसा में पाया जाता है। महानदी गोदावरी कृष्णा ने पूर्वी घाटों में खाई काट दी है तथा इसकी निरंतरता को पूर्णतः तोड़ दिया है। पहाड़ पश्चिमी घाट की अपेक्षा समुद्र से काफी दूर है। पर्वतमालाएं बंगाल की खाड़ी के समानांतर दक्कन के पठार इस पर्वतमाला में पश्चिम में स्थित पूर्वी घाट तथा पश्चिम घाट के बीच एक तटीय मैदान कोरोमंडलीय तट क्षेत्र सहित पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। पूर्वी घाट इतने ऊंचे नहीं है जितने पश्चिम घाट ऊंचे। पूर्वी घाट की संरचनाओं में धमाके के साथ पतन तथा नतिलंब सपर्ण अंश शामिल है। अब तटीय क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप विश्व में सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र। 7,500 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा वाला उपमहाद्वीप विश्व में उष्ण चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन के लगभग 10% के लिए खुला। इसमें से अधिकतर का आरंभिक जन्म या रचना बंगाल की खाड़ी में होता है तथा भारत के पूर्वी तट से टकराते हैं। अभी यूपीएससी का ये क्वेश्चन भी है कि जो एक तरह से उष्ण चक्रवात है ये पहले जो क्या बोलते हैं अरब के सागर थे वहां पे नहीं आते थे, अब वहां भी आने लगे। तो आप पढ़ सकते हो कि जो उष्ण चक्रवात है लगभग बंगाल की खाड़ी में ही होते हैं तथा भारत के पूर्वी तट पर टकराते हैं। औसत 5 से 6 उष्ण चक्रवात प्रतिवर्ष बनते हैं, जिसमें से 2 या 3 गंभीर हो सकते हैं। अधिकतर चक्रवात अरब सागर की अपेक्षा बंगाल की खाड़ी में घटित होते हैं। आप देख सकते हो क्वेश्चन वही है कि बंगाल की खाड़ी में घटित होते हैं, लेकिन वर्तमान समय में अरब सागर में ये चक्रवात क्यों बढ़ रहे? तो पश्चिमी तट अरब सागर तथा पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी सन 1877 से सन 2005 के बीच भारत में पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों पर आए चक्रवात की बारंबारता का एक विश्लेषण दर्शाता है कि 283 चक्रवात 106 गहन गहन मतलब जो डेंजर होता। पूर्वी तट पर 50 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में घटित हुए। कम गहन चक्रवाती क्रिया पश्चिमी तट पर देखी गई, जहां उसी अवधि में 35 चक्रवात आए, जिनमें से 20 गहन थे। उष्ण कटिबंध चक्रवात मई जून तथा अक्टूबर नवंबर के महीनों में आते हैं। अब प्राकृतिक आपदा रेखा चित्र भूकंप भूकंप अर्थक्वेक जमीन का अचानक प्रचंड कंपन का नाम है। जमीन की पपड़ी या सतह या क्रिया के परिणाम स्वरूप बहुत अधिक विनाश का कारण होता है। पूर्ण भूकंप अभिमुखी क्षेत्रों का 12%, बहुत अधिक गहन भूकंपों 18%, गहन भूकंपों तथा 25% क्षत योग्य भूकंपों की तरफ उन्मुख या प्रवृत्त होता है। सर्वाधिक बड़े भूकंप अंडमान निकोबार द्वीप समूह कच्छ हिमालय उत्तर पूर्व में घटित हुए। हिमालय क्षेत्र में विशेष रूप से भूकंप उन्मुख है। पिछले 3 मुख्य भूकंपों में गुजरात जनवरी 2001 भुजका भूकंप, जम्मू कश्मीर 2005, सिक्किम 2011 को हिलाकर रख दिया था। सन 2006 में भारत में एक दूसरे भागों में निम्न स्तरीय अनेक भूकंप आए हैं। भारत के सभी 7 उत्तर पूर्वी राज्य असम अरुणाचल नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा मेघालय अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा उत्तर एवं उत्तर पश्चिम में 6 अन्य राज्य जम्मू कश्मीर उत्तरांचल बिहार पश्चिम गुजरात भूकंपी जोन में हैं। भारत सरकार 2016 तालिका 2001 200 वर्षों के दौरान भारत में आए भूकंप के स्थान परिमाण में प्रकाश। तो अब भारत में प्रमुख भूकंप दिनांक 16 जून 1819 स्थान कच्छ गुजरात परिमाण 8, दिनांक 10 जून 1869 स्थान कछार के नज़दीक असम परिमाण 7.5 रिएक्टर स्केल, दिनांक 30 मई 1885
स्थान सोपोर जम्मू कश्मीर। 7 रिएक्टर इसके। दिनांक 12 जून 1897। शिलांग के पठार। परिमाण 8.7। अगली दिनांक 4 अप्रैल 1905 कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। रिएक्टर 8। अगली तिथि 8 जुलाई 1918 श्रीमंगल असम। परिमाण 7.6। अगली तिथि 2 जुलाई 1930 डुबरी असम। रिएक्टर 7.1। अगली 15 जनवरी 1934 बिहार नेपाल सीमा 8.3। 26 जून 1941 अंडमान द्वीप समूह 8.1। 23 अक्टूबर 1943 असम 7.2। 15 अगस्त 1950 अरुणाचल प्रदेश चीन सीमा 8.5। 21 जुलाई 1956 अंजार गुजरात 7। 10 दिसंबर 1967 कोयना महाराष्ट्र। रिएक्टर स्केल 6.5। जून 1975 किन्नौर हिमाचल प्रदेश 6.2। 6 अगस्त 1988 मणिपुर म्यांमार सीमा 6.6। 21 अगस्त 1988 बिहार नेपाल सीमा 6.4। 20 अक्टूबर 1991 उत्तरकाशी उत्तराखंड 6.6। 30 सितंबर 1993 लातूर उस्मानाबाद महाराष्ट्र 6.3। 22 मई 1997 जबलपुर मध्य प्रदेश 6। 29 मार्च 1999 चमोली जिला उत्तराखंड 6.8। 2001 26 जनवरी 2001 भुज गुजरात 7.7। 8 अक्टूबर 2005 कश्मीर 7.6। 18 सितंबर 2011 सिक्किम 6.9। बर्बाद करने वाले भूकंप भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास रहे। उच्च बारंबारता तथा गहन भूकंपों का मुख्य कारण यह है कि भारतीय प्लेट एशिया में लगभग 47 mm प्रति वर्ष की दर से चल रही है। भारत के भौगोलिक आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत की भूमि का लगभग 54% भूकंपों के खतरे में है। विश्व बैंक तथा संयुक्त राष्ट्र के एक प्रतिवेदन में अनुमान लगाया गया कि भारत में लगभग 20 करोड़ शहरी निवासी सन 2050 तक भूकंप और तूफानों का सामना करेंगे। भारत में भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन संहिता अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन कोड में दिए गए भूकंपीय जोन मानचित्र के हाल के जोन कारकों के संदर्भ में भारत को भूकंपीयता के 4 स्तर प्रदान किए गए हैं। अन्य शब्दों में भारत का भूकंप जोनिन मानचित्र भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित करता है। क्षेत्र 2, 3, 4 तथा 5 या पूर्व के विवरण से भिन्न है जो देश के 5 या 6 जोनों से बना था। वर्तमान जोनिंग मानचित्र के अनुसार जोन 5 भूकंपीयता का उच्चतर स्तर तथा जोन 2 भूकंपीयता का निम्नतर स्तर। अब बात करते हैं सुनामी की। एक सुनामी जापानी भाषा में TSU जिसका अर्थ बंदरगाह तथा नामी जिसका अर्थ लहर उन जल लहरों का नाम है जो एक जलाशय साधारणतः एक समुद्र के बड़े आकार के विस्थापन के कारण बनती है। भूकंपीयता द्वारा जनित समुद्री सुनामी तल में अचानक विकृत का परिणाम होती है जिससे बाहर स्थित पानी का ऊर्ध्वाधर विस्थापन होता है। समुद्र के स्तर पर नीचे आने वाले भूकंप पुनर्निर्मित क्षेत्र से ऊपर पानी को उसके संतुलन स्थिति से हटा देते हैं। सुनामी समुद्र के नीचे भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोटन वोल्केनिक इरप्शन से उत्पन्न हुए विशाल लहरें जाइंट वेव हैं। समुद्र की गहराइयों में उभरी सुनामी लहरें ऊंचाई में अधिक ढंग से नहीं बढ़ती परंतु जैसे लहरें अंतर्भूमीय इनलैंड पर चलती हैं वे ऊंची और ऊंची बनती चली जाती हैं। जैसे समुद्र की गहराई घट जाती है सुनामी लहरों की गति लहर के स्रोत से दूरी पर नहीं अपितु समुद्र की गहराई पर निर्भर करती है। सुनामी लहरें गहरे जल के ऊपर जेट जहाजों के समान तेज गति से चल सकती हैं। केवल उथले पानी सैलो वाटर्स पर पहुंचकर धीमी पड़ जाती है। सुनामी लहरों को प्रायः ज्वारीय लहरें टाइडल वेव्स भी कहा जाता है परंतु यह नाम समुद्री विज्ञानी द्वारा प्रोत्साहित नहीं किया जाता क्योंकि ज्वारीय लहरों का इन बड़ी शक्तिशाली लहरों से कोई विशेष संबंध नहीं है। ऊर्जा का अचानक छोड़ा जाना सुनामी लहरों को उत्पन्न करता है। 24 दिसंबर 2004 की सुनामी का भारत पर बहुत विध्वंसक प्रभाव पड़ा था। बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई थी लाखों लोग बेघर हो गए थे। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र दक्षिणी तट तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के थे। अब भूस्खलन भूस्खलन लैंडस्लाइड चट्टान मलबा मिट्टी जमीन की ढलान की ओर चलने बहने का नाम है। ये पहाड़ी ढलान को बनाने वाली सामग्री की असफलता का परिणाम है तथा गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से चालित है। भूस्खलन भूगिराव या ढलान विफलता के नाम से भी जाने जाते हैं। भारत के पास भूमि पर सबसे ऊंची पर्वतमाला श्रृंखला हिमालय है
जो कि यूरेशियाई तथा भारत की प्लेट के टकराव के कारण बनी है। चीन की तरफ उत्तर की ओर भारतीय प्लेट की गतिविधि चट्टानों पर निरंतर दबाव पैदा करती है, जिसके कारण वे सरलता से चूर-चूर होने वाली कमजोर तथा भूस्खलन एवं भूकंप की ओर प्रवृत्ति या उन्मुख हो जाती है। भारतीय परपटी की धीमी गति लगभग 6 सेंटीमीटर प्रति वर्ष दबाव एकत्रित करती है, जिसके साथ प्राकृतिक आपदाएं जोड़ी जाती हैं तथा कुछ भूस्खलन विध्वंसकारी एवं अद्वितीय तबाही बनकर आते हैं। भूस्खलन तथा हिमस्खलन भारत के बड़े भाग को प्रभावित करने वाले प्रमुख जलीय भूवैज्ञानिक विपदाओं में से हैं। हिमालय के अतिरिक्त उत्तर पूर्वी पर्वतमालाएं, पश्चिमी घाट, नीलगिरी पूर्वी घाट तथा विंध्याचल जो जमीन का लगभग 15% है, कुछ अन्य संभावित भूस्खलन क्षेत्र हैं। अकेले हिमालय ही प्रत्येक प्रसिद्ध नाम है और वर्णन छोटे और बड़े क्षेत्र शीघ्र एवं धीरे पुरातन तथा नवीन के भूस्खलन में गिने जाते हैं। उत्तर पूर्व क्षेत्र एक बहुचक्के प्रकार की भूस्खलन समस्या से बुरी तरह प्रभावित है। अब आपदाओं की कुछ घटनाएं। चमोली गढ़वाल भूस्खलन 1868, नैनीताल 1880, पिथौरागढ़ जिले का मालवा भूस्खलन, चमोली जिले का ऊखीमठ भूस्खलन 2001, उत्तरकाशी जिले का बनरावत भूस्खलन 2003, रायगढ़ जिले का दसवां भूस्खलन, दार्जिलिंग जिले का पगला झोरा 2010 का, सिक्किम में मिजोरम एवं आइजोल क्रीड़ा परिसर में रूप से सूचित हुई है। प्रकाश एवं कठैत 2014। इसलिए समस्या के न्यूनीकरण अथवा राहत तथा प्रबंधन को संभालने की आवश्यकता है, जिसके लिए जोखिम क्षेत्रों की पहचान करना आवश्यक है। अब सवाल, भारत की संवेदनशीलता की रूपरेखा को उजागर करिए। भारत के भूकंपों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करिए। भारत के संदर्भ में सुनामी तथा भूस्खलन के स्वरूप की चर्चा कीजिए। तो अब अगला हम आते हैं बाढ़। तो बाढ़ जलाशय जैसे एक नदी, झील या समुद्र से पानी के ऊपर बहने के रूप में आती है, जिसमें पानी किनारों या सीमाओं को तोड़ देता है या शिखर के ऊपर चला जाता है। गोज ओवर टॉप और ब्रेक बैरियर्स, जिसके परिणाम स्वरूप जिस पानी का कुछ अंश अपनी अग्र सीमा को छोड़ देता है, यह पूरे भरे मैदान पर वर्षा के पानी को एकत्रित होने के कारण भी घटित हो सकता है। औसतन भारत में प्रतिवर्ष लगभग 3 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं बाढ़ के कारण। भारत गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानों में बाढ़ एक प्रतिवर्ष होने वाली घटना है। औसतन कुछ सैकड़ों जीवनों का नुकसान होता है, लाखों लोग बेघर हो जाते हैं तथा अनेक हेक्टेयर भूमि एक खड़ी फसलें प्रतिवर्ष बर्बाद हो जाती हैं। 4 करोड़ हेक्टेयर या भारत की भूमि का 12% बाढ़ोन्मुख समझा जा सकता है। बाढ़ें कम से कम 5 राज्यों असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में एक 12 मासी घटना है। जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ उन क्षेत्रों में घटित होती है जो आमतौर पर बाढ़ोन्मुख नहीं है। बाढ़ के प्रमुख कारण इस देश में पारिस्थितिकी प्रणाली इकोलॉजिकल सिस्टम की प्रकृति में निहित उदाहरणतः मानसून, बहुत अधिक कीचड़ वाली नदी व्यवस्थाएं, खड़ी बहुत अधिक क्षारणीय पहाड़, विशेषकर हिमालय श्रृंखला। भारत में औसत वर्षा 1150 मिमी है। यद्यपि देश के भीतर महत्वपूर्ण विभिन्नता है। पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट के साथ साथ प्रतिवर्ष वर्षा खासी पहाड़ियों तथा ब्रह्मपुत्र घाटी के अधिकतर भागों में वार्षिक वर्षा 2500 मिमी से अधिक है। तालिका 4 2008 से 18 तक भारत में प्रमुख बाढ़ों को दर्शाती है। तो 2008 तमिलनाडु कर्नाटक मृतकों की संख्या 37। 2008 पश्चिम बंगाल उड़ीसा मृतकों की संख्या 1063। 2008 असम बिहार गुजरात मृतकों की संख्या सूचना नहीं। असम में बाढ़ 2008 142 मृतकों की संख्या। बिहार में 47 मृतकों 2008। 2008 बिहार में 245। 2008 की बाढ़ असम तमिलनाडु 54। 2009 में बिहार उड़ीसा पश्चिम बंगाल 992 मृतक। 2009 में बिहार पश्चिम बंगाल 52 मृतक। कर्नाटक 2009 में 300 मृतक। तमिलनाडु 2009 में 70। आंध्र प्रदेश 2010 में 27। बिहार 2010 में 98। हरियाणा 2010 में 53। नई दिल्ली 2010 में 11 मृतक। जम्मू कश्मीर 2010 में 196 मृतक। 2010 असम में सूचना नहीं। 2010 असम पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में सूचना नहीं। 2010 उत्तराखंड में 200। 2010 तमिलनाडु में 203। 2011 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में 50। 2011 उत्तर प्रदेश में 19। 2011 पश्चिम बंगाल में 47। 2011 असम में 204। 2011 असम में 7।
2011 उड़ीसा में 42, 2012 असम में 120, 2012 उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में 30, 2012 हिमाचल प्रदेश में 26, राजस्थान 2012 में 37, उत्तराखंड 2012 में 45, 2012 असम सिक्किम अरुणाचल प्रदेश में 21, 2013 उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में 521, 5474, 2015 गुजरात में 70, 2016 असम में 18 लाख लोग प्रभावित हुए। 2017 गुजरात सूचना नहीं, 2018 केरल सूचना नहीं। चक्रवात तो हवाएं जो कि कोई बड़ी एक प्रणाली घड़ी की सुई भूमध्य रेखा के उत्तर में दिशा के विपरीत में कम वायुमंडलीय दबाव एटमॉस्फेयर के केंद्र के इर्द गिर्द घूमती है तथा दक्षिण में घड़ी की सुई की दिशा में घूमती है, चक्रवात कहलाती है। चक्रवाती हवाएं जमीन के लगभग सभी क्षेत्रों में चलती है तथा केवल भूमध्य रेखा क्षेत्र या पट्टी को छोड़कर प्रायः वर्षा या बर्फ के साथ जुड़ी होती है। उन्हीं क्षेत्रों में घटित हुए प्रतिचक्रवात तथा हवाई प्रणाली व्यवस्थाएं होती हैं जो उच्च दबाव केंद्र आसपास घूमती हैं। इन्हें प्रति चक्रवात इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका बहाव चक्रवातों के विपरीत होता है, अर्थात एक बाहर की ओर फैलती गति जिसमें हवाएं उत्तरी गोलार्ध में खड़ी घड़ी की सुइयों की दिशा में, दक्षिण में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलती है। अब भारत में प्रमुख चक्रवात 1737 हुगली पश्चिम बंगाल, मृतकों की संख्या 3 लाख। बेकरगंज 1876, मृतकों की संख्या 2.5 लाख। फाइल्स पॉइंट उड़ीसा 1885, मृतकों की संख्या 5,000। पारादीप उड़ीसा 1971, मृतकों की संख्या 10,000। चिराला आंध्र प्रदेश में 1977, मृतकों की संख्या 10,000। आंध्र प्रदेश 1990, मृतकों की संख्या 990। पोरबंदर चक्रवात गुजरात 1998, मृतकों की संख्या 1,173। पारादीप उड़ीसा 1999, मृतकों की संख्या 9,885। थाना चक्रवात तमिलनाडु एवं पचेरी 2011 47 लोग मरे। फैलिन चक्रवात 2013 उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश 45 लोग मरे। हुदहुद चक्रवात आंध्र प्रदेश 124 लोग मरे 2014। बरदाह चक्रवात तमिलनाडु एवं अंडमान निकोबार 2016 में 38 लोग मरे। ओखी चक्रवात केवल तमिलनाडु और गुजरात में 282 लोग मरे। अब सूखा किसी क्षेत्र में औसत से कम वर्षा बिलो एवरेज प्रिसिपिएशन के समय को कहते हैं जिसके परिणामस्वरूप लंबे समय तक पानी की आपूर्ति में कमी होती है, चाहे वह वायुमंडलीय सतही जल अथवा भूजल हो। सूखा महीनों या वर्षा तक चल सकता है या फिर 15 दिनों के कम समय में भी घोषित किया जा सकता है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 5 करोड़ लोग सूखे से प्रभावित होते हैं। वर्षा से पोषित वर्षा पर निर्भर लगभग 9 करोड़ हेक्टेयर भूमि में लगभग 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि छिटपुट में कोई वर्षा अभिमुख नहीं होती। अब इसके प्रभाव में आप भूख, गरीबी, बेरोजगारी आदि देख सकते हो और जलवायु विसंगत के नाम से भी इसे जाना जाता है। सूखे का असर भयानक हो सकता है क्योंकि पानी की आपूर्ति सूख जाती है, फसल उगती नहीं, पशु मर जाते हैं, कुपोषण, खराब स्वास्थ्य का फैलाव हो जाता है। सूखे के वायुमंडलीय प्रभाव में मिट्टी के खारीकरण तथा भूमिगत पानी की कमी, मीठे या साफ पानी की पारिस्थितिकी तंत्र का बढ़ा हुआ प्रदूषण तथा पशुओं जीवों का विलोपन सम्मिलित है। अब उष्ण लहरें, शीत लहरें, उष्ण लहर असामान्य रूप से ऊंचे तापमान का समय होता है, सामान्य तापमान से अधिक जो भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में गर्मी के समय में होते हैं। उष्ण लहरें प्रायः मार्च और जून के बीच में घटित होती है तथा कुछ अपवादी मामलों में जुलाई तक भी चलती चली जाती हैं। अतिवादी तापमान तथा उसके परिणामस्वरूप वायुमंडलीय स्थितियों में इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बुरी तरह से प्रभावित करती है। सामान्य अधिकतम तापमानों से अतिवादी सकारात्मक विचलन का परिणाम होता है। गर्मी से गर्म उष्ण लहरें मानसून से पूर्व समय से बढ़ते हुए अधिक तापमान प्रायः जून मास तक और कुछ अपवादी मामलों में जुलाई तक चली जाती हैं। अब नीचे सवाल, भारत में बाढ़ का स्वरूप। भारत में चक्रवात के प्रति अधिक प्रभावित है। उष्ण लहर, शीतलहर की व्याख्या और निष्कर्ष के रूप में अगर देखें तो भारत ने आपदाओं को सर्वाधिक सहन किया, वह इनके प्रति संवेदनशील रहा है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में घटित आपदाओं की चर्चा इस इकाई में की गई है। इन आपदाओं ने देश के जीवन और संपत्ति को अधिक हानि पहुंचाई। ये आपदाएं सूखा, बाढ़, सुनामी, भूस्खलन, चक्रवात आदि प्रभावी आपदा प्रबंधन के सभी प्रयासों को समन्वित तथा समायोजित होना आवश्यक है। शब्दावली: पर्वतीय सरकमडेन्यूडेशन, पर्वतों का अनाच्छादन या पर्वतों का अलग-अलग होना, भूमि भूस्खलन या क्षरण, बड़ी तादाद में ऊंचे पत्थरों का भूक्षरण से बच जाना। भूकंपीय क्षेत्र, तो एक भूकंपीय क्षेत्र
वह भूकंपन का क्षेत्र है जो शायद एक साझे उद्देश्य को बाँटता है या साझा करता है। रिएक्टर स्केल तो इससे कैलिफोर्निया तकनीक संस्थान के चार्ल्स एफ रिएक्टर ने सन 1935 में किया था, जो भूकंप के आकार को मापने का एक गणितीय यंत्र है। एक भूकंप की तीव्रता का निर्धारण भूकंप सूचक यंत्र के द्वारा सिस्मोग्राफ के द्वारा अंकित लहरों के आयाम के लघुगणक से किया जाता है। समायोजन भूकंपों के केंद्र अलग-अलग भूकंप सूचक यंत्रों के बीच की दूरी की विभिन्नता के रूप में शामिल है। तो ये सारी चीज़ें आपने अभी पढ़ा इग्नू का द पीपल यूनिवर्सिटी भारत का आपदा रेखा चित्र और हमने पिछले अध्यायों में सारी चीज़ें की हैं जिसमें आपदा से जुड़ी सारी बातें एक बेसिक बातें की हैं। अब हम अगले अध्याय या फिर अगली इकाई के साथ आएँगे जिसमें कुछ बातें करेंगे कि कैसे चीज़ें एक आपदा प्रबंधन के लिए तैयार की जाए कि हम एक बेहतर स्थिति में पहुँच सकें।